Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you are doing great for your NOTSET preparation, and in this video we will discuss about a very small topic and इससे related I think 3 to 4 MCQ बन सकता है for exam point of view. वो सब कुछ हम discuss कर लेंगे. That is your necrotizing enterocolitis, है ना. So like आपके नेम में ही सब कुछ छुपा हुआ है. क्या है? That is necrotizing enterocolitis. मतलब क्या हुआ है? एंटीरोकोलाइटिस जो GIT जो हमारा इंटेस्टाइन है उसका क्या हो गया है? इन्फ्लेमेशन हो गया. कभी भी आइटिस वर्ड हो तो आता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. सो एंटीरो मतलब कि इंटेस्टाइन का क्या हो गया है? इन्फ्लेमेशन हो गया है. अब ऑफ कोर्स इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे जो बैक्टीरियल जो है वो आएंगे, इन्फ्लेमेशन होगा एंड बिकॉज ऑफ डैट क्या हो गया है? वो पार्ट हमारा डेथ हो गया है. That is known as necrotized, है ना. सो पहले इन्फ्लेमेशन हुआ इंटेस्टाइन का एंड बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेमेशन वो जो पार्ट है वो क्या हो गया? डेथ हो गई है, नेक्रोटाइज्ड हो गया है एंड दैट इज नोन एज नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस. सो इट इज इन्फ्लेमेशन एंड डेथ ऑफ द इंटेस्टाइनल टिश्यू. ठीक है ना. सो अब वहां पे नेक्रोटाइजिंग हो गया है, नेक्रोज हो गया, वो एरिया नेक्रोज हो गया है. सो ऑफ कोर्स वहां पे क्या होगा? सेप्सिस होगा, है ना. ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? दैट इज कि मोस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी ऑफ GIT इन न्यूनेट्स. सो most common life threatening emergency of GIT in neonates, that is necrotizing enterocolitis. ठीक है ना. देन द सेकेंड क्वेश्चन क्या होता है कि ये जो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस है ना, ये मोस्ट कॉमनली कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट इज प्री टर्म बेबी में. प्री मैच्योर जो बेबी होते हैं उनमें ये नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है. So this is the second question कि most common risk factor for necrotizing enterocolitis, that is your preterm baby, premature baby. ठीक है. देन थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि जो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस है वो ज्यादा कॉमन कहाँ होगा? इन ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट में या फिर टॉप फीडिंग जो नॉर्मली जो ऊपर से दूध लेते हैं उन बेबी में. सो दैट इज फॉर्मूला फीड बेबी या फिर जो टॉप फीड इन्फेंट होते हैं उनमें ज्यादा कॉमन होता है कंपैरिजन टू ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट. दैट इज द थर्ड क्वेश्चन. तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया? एक तो आपको नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस का मतलब भी समझ में आ गया. सेकेंड था कि दिस इज मोस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग GIT कंडीशन इन द न्यूनेट्स. थर्ड क्वेश्चन हमारा था कि ये मोस्ट कॉमनली हमारे प्रीटर्म में देखने को मिलता है. एंड फोर्थ क्वेश्चन ये था कि कंपैरिजन टू ब्रेस्ट फीडिंग, टॉप फीडिंग, फॉर्मूला फीडिंग न्यूबॉर्न में ये ज्यादा देखने को मिलता है. ठीक है ना. उसके अलावा लो बर्थ वेट बेबी में होता है. सो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. सो ये तो हमारा रिस्क फैक्टर हो गया. अब आप सेकेंड आप ये सोचो, just use your brain and think कि there is inflammation of the intestine and because of that inflammation वहाँ पे क्या हो रहा है? नेक्रोज हो रहा है, वो एरिया नेक्रोज हो रहा है, डेथ हो रही है इंटेस्टाइनल टिश्यूज का. तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा? तो ऑफ कोर्स एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा जिसको हम ब्लोटिंग भी बोल सकते हैं. सो एब्डोमिनल पेन हो गया, ठीक है, डिस्टेंशन हो गया. अब वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, नेक्रोज हो रहा है वो एरिया, तो ऑफ कोर्स क्या होगा? अंदर ब्लीडिंग भी तो हो रहा होगा, तो ब्लड बाहर आएगा, तो ब्लडी स्टूल होगा. 25% ब्लडी स्टूल होता है एंड सम केसेस में ऑकल्ट ब्लड होता है. ब्लड दिखता नहीं है बट अंदर ब्लड होता है, माइक्रोस्कोप में एनॉल में दिखेगा, ऑकल्ट ब्लड होता है. सो ब्लडी स्टूल हो सकता है या फिर ऑकल्ट ब्लड होगा. एंड ऑफ कोर्स आप खुद सोचो, ब्लडी स्टूल है या फिर ऑकल्ट ब्लड है तो ब्लड तो रिड्यूस हो रहा है ना आपकी बॉडी से, तो बिकॉज ऑफ दैट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे कि हाइपोनेट्रीमिया हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया ना, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द एक्सरे फाइंडिंग. तो ये क्वेश्चन में भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एक्सरे फाइंडिंग इन एंटेरोकोलाइटिस. सो दैट इज न्यूमेटोसिस इंटेस्टाइनालिस. मतलब कि जो इंटेस्टाइन है ना उसमें क्या होगा? गैस भरा होगा, है ना. सो दैट इज न्यूमेटोसिस. न्यूमा मतलब क्या होता है? एयर. सो एयर फिल्ड इन द इंटेस्टाइन जिसको हम बोलेंगे न्यूमेटोसिस इंटेस्टाइनलिस, है ना. सो गैस इन द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन, दैट इज द एक्सरे फाइंडिंग ऑफ नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस. सो ये आपका नेक्स्ट हमारा MCQ हो गया. ठीक है. देन वन मोर MCQ और क्या पूछ सकते हैं कि जो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस है, एंटेरोकोलाइटिस मतलब कि इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, तो वो इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट ज्यादा कॉमन इन्वॉल्व होता है? सो दैट इज द डिस्टल इलियम एंड
proximal colon, है ना. So distal ileum and proximal colon is the most common location or most common part of intestine that is involved in necrotizing enterocolitis, that is distal ileum and proximal colon, है ना. So ये थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ मैं, क्योंकि एक बच्चे ने बोला था कि आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, एंड आई एक्सेप्ट दिस, ठीक है ना. सो मोस्ट कॉमन लोकेशन of this necrotizing enterocolitis, that is distal ileum and proximal colon, ठीक है. अब आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट में क्या करोगे. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, टिश्यू की डेथ हो रही है, तो हमें क्या करना है, हमें जीआईटी सिस्टम को रेस्ट देना है. तो रेस्ट हम कैसे देंगे, हम तो सो के रेस्ट लेते हैं, जीआईटी सिस्टम थोड़ा ना सोता है, उसको हमें क्या देना है, हम उसको खाना ही नहीं देंगे. खाना नहीं देंगे तो प्रॉपर रेस्ट करेगा. तो हमें बच्चे को एलपीओ रखना है, नील पर ओरो रखना है. अब बच्चों को आप एलपीओ रखोगे, इतने छोटे बच्चों को, बड़े को भी हम रखते हैं, तो हम क्या देते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं, है ना. सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बच्चे को आईवी फ्लूइड देंगे, पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे, है ना. सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. प्लस अब क्या हो रहा था, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा था. ऑफ कोर्स इन्फ्लेमेशन होगा तो हमें बैक्टीरियाज भी आएंगे, बैक्टीरिया का भी इन्वेड होगा, है ना. बैक्टीरिया क्यों पीछे रहेंगे, कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होगा बैक्टीरिया तो पहले दौड़ दौड़ के आएगा. तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव, बैक्टीरिया होगा वहां पे, टिश्यूज का डेथ हो रहा है तो सेप्सिस भी हो सकता है ना. तो हम क्या देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी देने की नीड हो सकती है. सो एनपीयू रख दिया, आईवी फ्लूइड दे दिया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो गया, ठीक है ना. एंड अगर लेट सपोज, अगर जो बॉवेल का परफोरेशन हो रखा है, अगर बॉवेल का परफोरेशन हो गया, वहां पे परफोरेट हो गया, जैसे कि पेरिटोनाइटिस हो गया है, तो क्या करेंगे, जो बॉवेल, जो ल्यूमेन इन्वॉल्व हुआ है, जो ल्यूमेन एकदम बेकार हो गया है, परफोरेट हो रख गया है, तो हम उस पार्ट को क्या कर देंगे, सर्जिकल से रिमूव कर देंगे. सो दैट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट. तो सर्जिकल मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होगा, डेट इज बॉवेल परफोरेशन हो गया है, पेरिटोनाइटिस हो गया है, तो उस डैमेज पार्ट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. डैमेज पार्ट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है ना. सो बहुत शॉर्ट टॉपिक था, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होता है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, किसमें ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है, कौन सा पार्ट जहाँ पे ज्यादा कॉमनली लाइक नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस के ज्यादा चांसेस है, कौन से पार्ट में, ठीक है ना. एंड लाइक ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट में ज्यादा कॉमन है या टॉप फीडिंग इन्फेंट में ज्यादा कॉमन है. सो ये सारी चीजें आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, ठीक है ना. सो वेरी शॉर्ट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया होगा. ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट.